मैं 16 साल की थी और गलियों में बच्चों के साथ खेलती थी। एक दिन मेरी मम्मी ने तंग आकर मेरी शादी करवाकर बांग्लादेश भेज दिया। मेरे पति ने मुझे एक बंगाली को बेच दिया और वो लोग मुझे एक जिस फरोशी के अड्डे पर ले गए। लेकिन मेरी खुशकिस्मती कि मैं वहाँ से भाग गई तो मुझे एक इंडियन आदमी ने अपने घर में पनाह दी और उसने मुझसे शादी कर ली। शादी के बाद मुझे वो जहाँ पर लेकर गया उस जगह को देखकर मेरे होश उड़ गए। वहाँ तो हिजड़े। मेरा नाम सिमरन है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मुझे शुरू से ही गली में बच्चों के साथ खेलने का शौक था। मेरा कोई बहन और भाई नहीं था, इसलिए मेरा दिल घर पर कम ही लगता था। कुछ मेरी माँ का ध्यान भी मुझ पर कम था, मगर मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं होती थी। मैं दोपहर से शाम ढले तक गली के आवारा बच्चों के साथ खेलने में गुजार देती थी। चिलचिलाती धूप में मैं नंगे पांव गलियों में घूमती फिरती थी। उन्हीं गलियों में दौड़ते भागते मेरे कद के साथ साथ मेरी उम्र भी बढ़ने लगी। मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ मैं 16 साल की हो चुकी थी। मेरे साथ खेलने वाले लड़के भी कद में मुझसे ऊंचे होने लगे थे, लेकिन मेरी आदत आज भी वैसी ही थी। न मुझे दुपट्टे का होश रहता था, न इस बात की परवाह कि मेरा अब उन लड़कों के साथ खेल कूद करना ठीक नहीं था। मेरी माँ मेरी इस आदत से तंग आ चुकी थी। मुझसे बार बार कहती कि सिमरन शर्म कर, ऊंचा लंबा कद निकाल कर भी तेरी अक्ल घुटनों में ही है। कब तुझे समझ आएगी कि अब तू सियानी हो गई है, घर बैठा कर। लेकिन मम्मी की डांट का मुझ पर आज तक कोई असर नहीं हुआ था। मैं अब भी दोपहर को खेलने निकल जाती, कभी बैट बॉल कभी फुटबॉल। मैं लड़कों के साथ खेला करती थी, लेकिन अब मेरे साथ खेलने वाले लड़कों की नज़र मुझ पर बदलने लगी थी। वो खेल के दौरान मेरे साथ उल्टी सीधी छेड़छाड़ कर जाते, जिससे मैं बदहवास सी हो जाती और घर वापस आ जाती। कुछ देर तो मुझे यह सब कुछ बहुत बुरा लगता और मैं सोच लेती कि अब मैं खेलने नहीं जाऊंगी। लेकिन अगले रोज फिर से कोई लड़का मुझे बुलाने आ जाता तो मैं फिर से उनके साथ गली में खेलने चली जाती। एक बार मैं सड़क पर खेल रही थी जब एक टैक्सी हमारे घर के सामने खड़ी हुई। उसमें से एक औरत और एक मर्द उतरे। उनके साथ एक 25 साल का नौजवान था। वो मेरे घर का दरवाजा खटखटाने लगे। मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था, ना ही मैं उन्हें जानती थी, इसलिए मिट्टी से सने हाथों पैरों में उनके पास चली गई। उस वक्त मेरा हुलिया भी अजीब था। मेरे कपड़ों पर भी मिट्टी लगी हुई थी और दुपट्टा मैंने गले में लटका रखा था। उस लड़की ने मुझ पर एक नापसंदीदा नजर डालकर फौरन से हटा ली। वो औरत भी मुझे नाक चढ़ाए सर से पांव तक देखने लगी। तीनों ही अपने पहनावे से अमीर लग रहे थे। उस आदमी ने टैक्सी ड्राइवर से सामान निकालने के लिए कहा। वह ड्राइवर टैक्सी की डिग्गी से अटैची निकालने लगा। मैंने यह सब देखकर हैरत से कहा, कौन है आप लोग और मेरे घर में किससे मिलना है? मेरी बात सुनकर उनके साथ आए आदमी ने मेरे पापा का नाम लिया। कहने लगा, हमें चौधरी साहब से मिलना है। मैंने कहा, पापा तो इस वक्त काम पर होते हैं। मेरे मुंह से पापा सुनकर शायद उन्हें यकीन नहीं आता कि मैं उनकी बेटी हूँ। मेरा हुलिया ही कुछ ऐसा था। मैंने घर का दरवाजा बजाया। मम्मी ने दरवाजा बड़े गुस्से से खोला था, क्योंकि वो जानती थी कि दरवाजे पर मैं हूँ। इससे पहले कि मेरी माँ की डांट फटकार मुझ पर शुरू होती, सामने मेहमानों को देखकर मेरी माँ शांत सी हो गई थी। शायद उन्हें जानती थी। मुझे मम्मी ने नजरों से घेरा था और घर के अंदर जाने का इशारा किया। मैं चुपचाप अंदर चली गई। वो लोग बांग्लादेश से आए थे। वो अंकल मेरे पापा के बचपन के दोस्त थे। अभी चंद साल पहले ही बांग्लादेश में शिफ्ट हुए थे। माँ बताती थी कि जब वो लोग इंडिया में थे तो वो भी हम जैसे मिडिल क्लास लोग थे, लेकिन बांग्लादेश में जाते ही उनकी तो जैसे किस्मत ही बदल गई थी। उनके पास बंगला, गाड़ी सब कुछ आ गया था। पापा जब रात को आए तो उन लोगों को देखकर बहुत खुश हुए। चंद दिन मुझे मजबूरन घर पर ही बैठना पड़ा। मम्मी ने उन लोगों की मौजूदगी में मुझे घर से निकलने नहीं दिया। मजबूरन मुझे उन लोगों के सामने खाना और नाश्ता भी रखना पड़ा। एक दिन वो लोग अपने किसी रिश्तेदार से मिलने चले गए। मैंने भी शुक्र किया, इसलिए जैसे मम्मी दोपहर को सोने के लिए अपने कमरे में गई, मैं घर से बाहर निकल गई। मुझे देखकर गली के आवारा लड़के खुश हो गए। अभी 1 घंटा ही उनके साथ खेलते हुए मुझे गुजरा था कि जब मुझसे एक लड़का ने कहा कि उनके पापा 3D गेम उसके लिए लाए हैं जो टीवी पर खेली जाती है। मुझे भी वह गेम खेलने और देखने का बहुत मन हुआ। मैं भी बाकी लड़कों के साथ उसके घर चली गई। लेकिन जब मैं घर में दाखिल हुई तो उनका घर बिल्कुल खाली था। ना उसकी माँ घर पर मौजूद थी, ना ही उसकी बहन। घर पर कोई भी ना था। मैंने उस लड़के से पूछा कि उसके घर वाले कहाँ हैं। वो कहने लगा किसी रिश्तेदार से मिलने गए हैं। यह सुनकर उसके चेहरे पर कमीनी सी मुस्कुराहट फैल गई। मैं पीछे हटने लगी तो एक दूसरे लड़के से टकरा गई। मुझे नहीं मालूम था कि वह बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा है। मैं पीछे पलटी तो वह भी मुझे बड़ी अजीब सी नजरों से देख रहा था। वह 3 लड़के थे। मुझे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि मैंने अकेले उनके साथ यहाँ आकर गलती की है। मैं वापस जाने लगी तो उसी लड़के ने मुझे बाजू से पकड़ लिया और मुझे कमरे में ले जाने लगा। मैं उससे अपना बाजू छुड़वाने लगी कि मुझे उसके साथ कमरे में नहीं जाना, लेकिन वो नहीं माने और मुझे घसीटते हुए कमरे में ले गया। मैंने बहुत चाहा कि मैं उससे अपनी जान छुड़वा लूं, लेकिन मेरे लिए सब मुमकिन नहीं था।
उस लड़के ने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया और कमरे से बाहर निकल गया। उसके बाद दूसरा लड़का और फिर तीसरा मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुके थे। मुझ में इतनी भी ताकत ना रही कि खुद से चल फिर सकूं। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह तीनों मुझे डराने धमकाने लगे कि अगर मैं किसी से कुछ भी कही तो वह मुझे झूठा साबित कर देंगे। मैं अपने बेजान शरीर के साथ मरे मरे कदमों से बाहर निकली थी। गली में सन्नाटा था। मैं अपने घर के दरवाजे के सामने दाखिल हुई तो सामने ही मेरी माँ खड़ी थी। मेरी बिखरी हालत देखकर उनकी रंगत उड़ी थी। तेज कदमों से चलती हुई वो मेरे पास आई। मेरे बहते आंसू देखकर मुझसे पूछने लगी कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन मेरे पास लफ्ज ही कहाँ थे कि जिनसे मैं अपनी बर्बादी की दास्तान सुनाती। मैं उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वह मुझे मेरे कमरे में ले गई। मैंने रोते रोते उन्हें बताया। मेरी माँ अपना सर पीटने लगी, दहाड़े मार मार कर रोने लगी, मुझे कोसने लगी, कहने लगी मैंने तुम्हें कितना मना किया था कि मत जाया कर बाहर। आज का दौर नहीं है कि लड़की बाहर निकलकर लड़कों के साथ खेले, लेकिन तूने मेरी एक न सुनी। तेरे बाप को अगर यह पता चल गया तो मुझे जान से मार डालेगा कि मैंने तेरा ख्याल नहीं रखा। मैं गुमसुम सी होकर सब कुछ सुनती रही। मुझे नहीं पता था कि वक्त कभी मुझे जिंदगी का यह हालत भी दिखाएगा। बचपन साथ गुजारने वाले मेरे साथ यह घिनौना खेल भी खेल जाएंगे। मेरी माँ मेरी फूटी किस्मत पर रो रही थी। जब बाहर के दरवाजे पर दस्तक हुई, मेरी माँ आंसू पोंछते हुए मुझसे बोली, कहने लगी खबरदार, जो यह बात तुम्हारी जुबान पर आई किसी से कुछ मत कहना। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गई। मैं अपनी गलती, अपनी माँ की बात ना मानने पर जितना पछताती उतना ही कम था। लेकिन मेरी आजमाइश यहीं तक नहीं थी। मैं 2 दिन बुखार में बेहाल पड़ी रही। मुझे अपने आप से नफरत सी होने लगी थी। मैं हर वक्त रोती रहती। पापा मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उन्हें यही मालूम था कि मुझे बुखार है। मेरे लिए फल लाते, खुद काट कर मुझे खिलाते। मुझे खुद पर भी अफसोस होने लगा कि मैंने क्यों अपनी माँ की बात को मामूली समझा। पापा के दोस्त अभी तक यहीं थे। मैं जब कुछ बेहतर हुई तो घर के कामकाज में मम्मी का हाथ बटाने लगी। उन्हीं दिनों पापा के दोस्त ने अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया। मेरे पापा अभी मेरी शादी के हक में न थे, क्योंकि वह चंद दिन में शादी और विदाई का कह रहे थे। लेकिन मेरी माँ ने मेरे पापा को राजी कर लिया कि अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते। मुझे जब यह बात मालूम हुई तो मैं रोने लगी कि मैं भी शादी नहीं करना चाहती। मुझे अपने माँ बाप को छोड़कर इतना दूर कहीं नहीं जाना। लेकिन मेरी माँ कहने लगी कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो चुका है, अगर इस बात का मोहल्ले में पता किसी को हो गया तो तुम बदनाम हो जाओगी। कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा। इसलिए बेहतर यह है कि तुम चुपचाप खामोशी से विदा होकर चली जाओ। मेरे पास भी दूसरा कोई रास्ता था भी नहीं। मैं भी खामोश हो गई। मेरा शादी उस नौजवान से सादगी से हुआ था। उसका नाम अनुज था। मेरे पापा ने मेरी शादी और दहेज के पैसे अपने दोस्त को कैश दे दिए थे। कहने लगे बांग्लादेश जाकर जो मेरी बेटी को पसंद हो खरीद लेना। जिस दिन मेरी शादी हुई थी उसी रात ही मेरी विदाई भी हो गई। रात की फ्लाइट से हम बांग्लादेश के शहर ढाका में चले गए। मेरे लिए यहाँ का माहौल बहुत अलग था। देश भी अजनबी था। फिर जो चोट खाकर यहाँ पहुँची थी, मेरी सारी शौक और चंचलपन खत्म हो चुका था। अनुज भी अपने आप में रहने का आदी था। हमारे दरमियान वो मोहब्बत और प्यार ना था जो कि आमतौर पर मियाँ बीवी में होती है। पहली रात उसने मुझसे यह कह दिया था कि मैं उसके घर वालों की पसंद हूँ, उसकी नहीं। मैंने यही सोचा था कि शायद वक्त के साथ साथ वो मुझसे मोहब्बत करने लगेगा। जिस घर में मैं ब्याह कर आई थी वो मामूली सा छोटा सा फ्लैट था। हालांकि मेरे ससुर और सास मेरे घर वालों के सामने यही कहते थे कि ढाका में उनका बड़ा सा बंगला है, वो लोग बहुत अमीर हैं। लेकिन सच कुछ और ही था। मेरी शादी को चंद दिन ही गुजरे थे कि एक दिन मेरा पति मुझसे कहने लगा, तुम शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हें ढाका की सैर करवाने ले जाऊंगा। आज तो अनुज का मूड भी बहुत खुशगवार था। मैं भी खुश हो गई। मेरी सास ने मुझे एक नया जोड़ा दिया। कहने लगी बहुत अच्छे से तैयार होकर जाना। मैं भी खूब दिल से तैयार हुई और शाम को अनुज के साथ चली गई। उसने मुझे पूरा दिन ढाका की अलग अलग जगह दिखाई। अनुज ने मुझे रात का खाना खिलाने के लिए एक होटल में ले गया। मैं बहुत खुश थी। मैं सोच रही थी कि मेरी जिंदगी में भी खुशियाँ आ चुकी है, लेकिन शायद मैं इतना खुश नसीब ना थी। खाना खिलाने के बाद अनुज मुझसे कहने लगा कि इसी होटल के ऊपर कमरे भी मौजूद हैं, जहां ज्यादातर मुसाफिर रात गुजारते हैं। उसका एक दोस्त भी इसी होटल के कमरे में है और अनुज को उससे काम है। मजबूरन मुझे भी उसके साथ जाना पड़ा। अनुज आज बहुत खुश था, इतना कि उसके चेहरे पर उसकी खुशी झलक रही थी। मैं भी खुश थी। मैंने यही सोचा कि गुजरी जिंदगी की तकलीफ भुलाकर मैं अब नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। अनुज के साथ खुश रहने की कोशिश करूंगी। इसी सोच के साथ मैं अनुज के साथ होटल के उस कमरे के बाहर खड़ी थी जहां उसका दोस्त ठहरा हुआ था। अनुज ने कमरे पर दस्तक दी। जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, सामने एक बंगाली नौजवान खड़ा था। दुबला सा शरीर, गहरी सांवली रंगत वाला नौजवान अनुज का ही हमउम्र था। मुझे उसने बड़ी बेबाक नजरों से सर से पैर तक देखा था, फिर पीछे हट गया।
मैं अनुज के साथ ही उस कमरे में दाखिल हुई थी। वो एक आम सा होटल का कमरा था। कमरे में सिवाय बेड और एक 3 सीटर सोफे के सिवा और कुछ भी न था। उसने हमें सोफे पर बैठने का इशारा किया और खुद बेड पर बैठ गया। मुझे यह बात समझ नहीं आ रही थी कि अगर वो अनुज का दोस्त था तो उससे दूसरों की तरह लगाव क्यों न थी। ना ही वो अनुज को देखकर खुश हुआ, ना ही उससे गले मिला। उस शख्स की तेज नजरें तो मुझ पर बसी थी। वो मुझे ही देखे जा रहा था। उसकी नजरें मुझे अपने वजूद के आर पार होती हुई महसूस हो रही थी। मैं इस कदर उलझन का शिकार थी कि जी चाहा अनुज से कहूँ कि मुझे वापस ले जाए। मैं पूरी की पूरी अनुज के साथ लग गई थी। मैंने चंद माह पहले जो तकलीफ अपने वजूद पर सही थी वो मुझे उस शख्स की नजरों से खुद पर महसूस होने लगी थी। मुझे लगा मैं फिर से उसी तकलीफ से दो चार होने लगी हूँ। मेरे होश उस वक्त उड़े जब उस शख्स ने जेब से पैसे निकालकर अनुज की गोद में फेंक दिए। ना जाने वो बंगाली जुबान में क्या कह रहा था, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, लेकिन मेरा दिल बहुत मचल रहा था। मेरी सेंसेस मुझे खतरे की घंटी सुना रही थी। अनुज की आंखें नोटों को देखकर चमकी थी। अनुज पैसे पकड़ते ही खड़ा हो गया। मैंने भी खड़े होकर फौरन अनुज को मजबूती से बाजू से पकड़ लिया। न जाने मेरे अंदर कैसा अनजाना सा खौफ था, लेकिन अगले ही लम्हे उस बंगाली नौजवान ने बड़े बेझिझक अंदाज से मेरा हाथ पकड़कर मुझे अनुज से पीछे किया। फिर टूटी फूटी हिंदी में कहने लगा, अब तुम मेरी हो, हमने तुम्हारा पैसा भरा है। यह लफ्ज मेरे दिल को तड़पाने के लिए काफी थे। मैंने अनुज को बेयकीनी से देखा था। मैं रोने लगी क्योंकि अनुज मुझे छोड़कर बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। मैंने कहा, अनुज तुम मुझे कहाँ छोड़कर जा रहे हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे यहाँ क्यों छोड़कर जा रहे हो? मेरी बात सुनकर अनुज ने पलटकर मुझे देखा। कहने लगा, तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। वह मुझ पर एक और आसमान गिरा चुका था। मैं उसे हक्का बक्का देखती रह गई। मैं चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगी, उस नौजवान से अपनी कलाई छुड़वाने लगी। पहले तो वह मुझे रोकता रहा, लेकिन जब मैं बहुत बेकाबू सी होने लगी तो उसने मेरे मुंह पर जोरदार तमाचा मार दिया। मैं बेड पर जाकर गिरी। मेरे लिए नर की जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। अनुज और उसके माँ बाप का काम यही था। वो इंडिया में जाते थे, अपने करीबी दोस्तों से कहते थे कि वो लोग बांग्लादेश में बहुत पैसे कमा चुके हैं। उन्हें अपनी बातों के जाल में फंसाते थे और उनकी बेटी से अपने बेटे की शादी करके बांग्लादेश में लाकर उसे बेच देते थे। मेरी माँ मेरी गलती की वजह से डर गई थी। मेरी इज्जत बचाने के चक्कर में जल्दबाजी कर गई थी। मेरा बाप दोस्ती के रिश्ते पर बेवकूफ बन गए थे और मेरी जिंदगी बर्बाद होकर रह गई थी। मुझे अपने वजूद से घिन आने लगी थी। मुझे जिस फरोसी का काम लिया जाने लगा था, जो मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था, शराब और दूसरे नशे के सिगरेट का हमें आदी बना दिया गया। बहुत तकलीफदेह अमल है हर रात एक नए मर्द के साथ गुजारना, खासतौर पर एक ऐसी लड़की के लिए जिसने घरेलू माहौल में परवरिश पाई हो। मैं खून के आंसू रोती थी। अपने उस वक्त को याद करती थी जब मैं छोटी थी। मेरी माँ मुझे हर वक्त टोकती रहती थी कि लड़कियां का बाहर जाकर लड़कों के साथ खेलना अच्छा नहीं होता, लेकिन मैं कभी भी अपनी माँ की बात नहीं सुनती। अपनी हर बात जिद करके मनवाती। इकलौती थी इसलिए मेरा जिद को माना जाता था। मेरे पापा मेरी कोई बात नहीं टालते थे। मेरी माँ को भी डांट देते थे कि सिमरन से कुछ ना कहो, वो मेरी बेटी नहीं बेटा है। अपने बाप का यह जुमला सुनकर मैंने भी खुद को बेटी के बजाय बेटा समझना शुरू कर दिया था। मेरे पापा ने मुझे गुड़िया लाकर देने के बजाय बैट बॉल लाकर दिया था, इसलिए मैं घर से बाहर गली में बैट बॉल खेलने लगी। उस वक्त लड़के ही बाहर गली में क्रिकेट खेलते थे। मुझे देखकर मुझसे भी खेलने लगे। कब उनके साथ अलग अलग किस्म के खेल खेलने की मैं आदी हो चुकी थी। मुझे एहसास उस वक्त हुआ जब मैं अपना सब कुछ खो चुकी थी। काश कि मेरे माँ बाप जल्दबाजी करने के बजाय पूरी तहकीकात करते कि वो मेरी शादी जिससे कर रहे हैं वो असल में क्या है। मैं कुछ भी कर सकती थी, लेकिन ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती थी, ना ही ऐसी जिंदगी की आदी हो सकती थी। इसलिए जब उन लोगों का मुझ पर एतबार जम गया तो मैंने भी एक फैसला कर लिया। वो मुझे अब बस होटल का नाम और कमरा बताते थे जहाँ मेरी रात की कीमत मेरा मालिक पहले ही वसूल कर चुका होता था। लेकिन इस पर मैं वहाँ जाने के बजाय बस अड्डे पर चली गई। अपने लिए एक टिकट खरीदी और उसमें बैठकर मैंने बड़ी सी चादर से अपना मुंह छुपा रखा था। मैं नहीं जानती थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन मुझे यह उम्मीद थी कि शायद अब मैं इस गुनाह से बच जाऊं। बस जहाँ पर जाकर रुकी थी मैं उतरकर वहीं करीब में ही एक मोहल्ले में चली गई। मैंने सोचा कि किसी घर में काम कर लूं ताकि इज्जत की रोटी कमा सकूं। मैंने घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक नौजवान ने खोला था। मैंने कहा, मुझे काम चाहिए, मुझे घर के सारे काम आते हैं। वह कहने लगा, मुझे भी एक नौकरानी की जरूरत है, लेकिन मैं घर में तन्हा रहता हूँ। यह सुनकर तो मैं घबरा सी गई। जो बातें मैं सहकर आई थी, कैसे किसी मर्द पर भरोसा कर सकती थी। मैंने काम से इनकार कर दिया। वह शख्स कहने लगा कि वह पूरा दिन घर से बाहर ही होता है, बस रात को ही वापस आता है। सारा दिन बस मैं घर में अकेली मौजूद होंगी। घर के काम के साथ मुझे खाना भी पकाना पड़ेगा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैं उसी गली में बहुत से घरों के दरवाजे खटखटाकर काम मांगती रही, लेकिन किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। वह आदमी अपने घर के दरवाजे पर ही खड़ा
हाथ बांधे मुझे ही देख रहा था। दोपहर का वक्त था। मैं थक हार कर वहाँ से वापस जाने लगी कि किसी और गली मोहल्ले में काम ढूंढ लेती हूँ कि जब एक गाड़ी वहाँ से गुजरी, लेकिन कुछ दूर जाकर वो गाड़ी रुक गई और बैक होकर मेरे पास आ गई। जब उसका शीशा किसी ने नीचे किया तो उस आदमी को देखकर मेरी रूह ही निकल गई, क्योंकि वह उसी गिरोह का आदमी था जिस फरोशी के अड्डे पर मैं काम करती थी। शायद वह मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँचा था। इससे पहले वो लोग मुझे गाड़ी में बिठाकर अपने साथ लेकर जाते, मैं वहाँ से भागने लगी। उस वक्त एक घर का दरवाजा खुला था जहाँ वह नौजवान खड़ा था जो मुझसे अपने घर का काम करने के लिए कह रहा था। मैं भागकर उसी घर में चली गई। मुझे यूं बदहवास देखकर वो मुझसे पूछने लगा कि कौन है ये लोग, क्योंकि वो गाड़ी भी वहीं पहुंच चुकी थी। मैं रोने लगी, भगवान के लिए मुझे बचा लो, ये लोग मुझे जबरदस्ती जिस्म फरोशी करवाते हैं। मेरी बात सुनकर उसने मुझे अपने घर के अंदर जाने का इशारा किया और खुद घर से बाहर निकलकर मेन दरवाजा बंद कर दिया। मैं नहीं जानती थी कि उस शख्स ने उनको क्या कहा क्या नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन वो लोग जा चुके थे। वो शख्स जब अंदर दाखिल हुआ तो कहने लगा, अब आप बेफिक्र रहें, ये लोग आपको परेशान नहीं करेंगे। मैंने कहा मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं पर काम कर लूंगी। मुझे यही खौफ था कि अगर मैं बाहर गई तो वो लोग मुझे पकड़ लेंगे। वो शख्स एक इंडियन था, लेकिन था एक शरीफ इंसान। सारा दिन वो घर से बाहर ही रहता था। मैं पूरा दिन घर के काम करती रहती। रात को उस शख्स के आने से पहले खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती। कमरा भी अंदर से बंद कर लेती थी। मुझे मर्दों से खौफ आने लगा था। उसने मुझे कुछ नहीं कहा था, मुझसे बात तक नहीं करता था, बस अपने काम से काम रखता था। एक दिन मैं सुबह उठी तो अपने काम पर नहीं गया था, अपने कमरे में ही हाय हाय कर रहा था। मुझे लगा कि शायद वो बीमार है, इसलिए मैं उसके कमरे में गई तो वाकई अपने बेड पर लेटा हाय हाय कर रहा था। मैंने उसके लिए नाश्ता बनाया, उसे नाश्ता देकर उसे दवाई खिलाई। चंद दिन उसकी देखभाल करती रही। जैसे वो ठीक हुआ कहने लगा, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि तुम एक अच्छी लड़की हो। वो खुद भी एक अच्छा इंसान था। सहारे की जरूरत तो मुझे भी थी, इसलिए मैंने भी उसके साथ शादी कर ली। जितेंद्र सच में एक बहुत अच्छा इंसान था। मेरे साथ उसका रवैया भी बहुत अच्छा था। एक बार वो मुझे अपने साथ एक घर पर लेकर गया। वहाँ जाते हुए मुझे घबराहट सी हो रही थी कि कहीं यह शख्स भी धोखेबाज ना हो और फिर मुझे बेच ना दे। लेकिन जैसे मैं अंदर दाखिल हुई तो वहाँ पर बहुत से किन्नर बच्चे थे। उन्हें देखकर मेरी खौफ से जान निकल गई। मेरा पति कहने लगा कि वह इन किन्नर बच्चों को पढ़ाता है और वैसे वह एक पुलिस ऑफिसर है और उस गिरोह को भी पकड़ चुका है। जहाँ मुझसे जिस फरोशी करवाई जाती थी, वह किन्नर बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहता है, इसलिए यहाँ आता था। अपने पति के साथ मैंने भी यही काम करना शुरू कर दिया और बहुत से लड़के गली मोहल्लों में नाचने के बजाय इज्जत से कमाने लगे। मेरी जिंदगी की सारी तकलीफ खत्म हो चुकी थी। मैं जितेंद्र के साथ बहुत खुश थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।